संवैधानिक विकास प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने पर एक नई चर्चा आरंभ हो गई, जो आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। उत्पत्ति प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। इसे भारत में संपूर्ण संविधान के लागू होने के पश्चात अधिनियमित किया गया था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा के तहत शामिल किए गए। उच्चतम न्यायालय का अवलोकन संविधान सभा में प्रस्ताव में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द को बाहर रखा था, लेकिन संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में संसद को अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता और समाजवाद। पंथनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है राज्य देश किसी भी धर्म विशेष में स्वयं को नहीं जोड़ता और न ही उसे विशेषाधिकार प्रदान करता है। पंथनिरपेक्षता का स्वरूप। भारत में सकारात्मक पंथनिरपेक्षता का पालन किया जाता है, जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता, सम्मान और संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 विधिक समानता सुनिश्चित करते हैं, धार्मिक भेदभाव को रोकते हैं, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संचालनात्मक सिद्धांत। राज्य सभी नागरिकों के समान व्यवहार की रक्षा करता है और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपने मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार को बनाए रखता है। समाजवाद सोशलिस्ट। समाजवादी का अर्थ है आर्थिक दर्शन जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। समाजवाद का अर्थ इसका तात्पर्यपूर्ण राज्य स्वामित्व नहीं, इसके बजाय यह निजी उद्यम और बाजार की शक्तियों के साथ सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को संतुलित करता है। संवैधानिक आधार। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्ताव में जोड़ा गया था। भारतीय मॉडल भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद का पालन करता है, साम्यवाद का नहीं, जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली के परिलक्षित होता है, जहां व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ सहस्तित्व में रहते हैं। भारतीय पंथनिरपेक्षता बनाम पश्चिमी पंथनिरपेक्षता। भारतीय पंथनिरपेक्षता सार्वजनिक कल्याण के लिए धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। पश्चिमी पंथनिरपेक्षता तटस्थ दृष्टिकोण, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, धर्म एक निजी विषय है। भारतीय पंथनिरपेक्षता हस्तक्षेप, गलत धार्मिक प्रथाओं, छुआछूत, बाल विवाह के अनुपालन को रोकने के लिए हस्तक्षेप राज्य करता है, लेकिन पश्चिमी पंथनिरपेक्षता में राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब धार्मिक प्रथाएं व्यक्तिगत अधिकारों या सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक अभिव्यक्ति। भारतीय पंथनिरपेक्षता में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। वहीं पश्चिमी पंथनिरपेक्षता में सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों का प्रतिबंध है, जैसे कि फ्रांस में बुर्का और बांधने पर प्रतिबंध है। भारतीय पंथनिरपेक्षता में सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ में पंथनिरपेक्षता धार्मिक विविधता को समायोजित करती है और बहुलवाद को बढ़ावा देती है। पश्चिमी पंथनिरपेक्षता चर्च की शक्तियों को सीमित करने और धार्मिक नियंत्रण से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए प्रयुक्त की गई है। राष्ट्रपति शासन। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो विगत 2 वर्षों से जातीय हिंसा की समस्या से प्रभावित रहा। राष्ट्रपति शासन में घोषणा के आधार में अनुच्छेद 355 केंद्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र की बाह्य आक्रमण और शांति से सुरक्षा करे।
साथ ही यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की घोषणा करता है कि यदि वह संतुष्ट है, राज्यपाल या प्रशासक की रिपोर्ट के साथ ये बिना कि संघ या राज्य क्षेत्र सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के निर्देशों के अनुसार यदि कोई राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने में विफल रहता है तो उस पर राष्ट्रपति शासन घोषणा किया जाएगा। संसदीय अनुमोदन दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा में सामान्य बहुमत द्वारा पारित होगा। राष्ट्रपति शासन का और ऐसी घोषणा जारी किए जाने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि आपातकाल की घोषणा उस समय होती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो तो 2 महीने के भीतर लोकसभा भंग हो जाता है तो घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक लोकसभा की पुनः स्थापना के बाद पहले सत्र के 30 दिन न पूरे हो जाएं, बशर्ते कि राज्यसभा इस बीच में अनुमोदन कर दे। अवधि में प्रारंभिक अवधि 6 महीने, जिसे संसद के अनुमोदन द्वारा प्रत्येक 6 महीने में सामान्य बहुमत द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन को केवल 6 महीने की अवधि में बढ़ाया जा सकता है। केवल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि शर्तें पूर्ण हो। निम्नलिखित शर्तें यदि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या राज्य के किसी भाग में लागू हो। यदि निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कठिनाइयों के कारण नहीं कराए जा सकते हैं। न्यायिक समीक्षा 38वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि। न्यायिक समीक्षा 38वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति शासन की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से मुक्त करती है। 38वां संविधान, लेकिन 44वां संविधान संशोधन यह प्रावधान हटा दिया है। समाप्ति राष्ट्रपति शासन भी समय पुनः घोषणा के माध्यम से इसे समाप्त कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष 1975 से 2025 तक 50 वर्ष हो चुके हैं। 2025 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो 25 जून 1975 को लागू किया गया। 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 1975 के आपातकाल का कारण था चुनावी और विधिक चुनौतियां। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायणवाद 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी अनियमितताओं में दोषी पाया और उन्हें संसद से अयोग्य करार देते हुए 6 वर्षों तक पुनः चुनाव लड़ने से रोका। राजनीतिक अस्थिरता और जन लामबंदी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने सरकार के खिलाफ विद्यार्थियों, मजदूरों, विपक्षी दलों को एकजुट किया। बाह्य भू राजनीतिक कारकों में बांग्लादेश युद्ध 1971 के कारण आर्थिक दबाव बढ़ा। अमेरिकी सहायता में कटौती और वित्तीय वैश्विक तेल की कीमतें भारत की आर्थिक समस्याओं में और वृद्धि कर रही थी। आर्थिक संकट, अत्यधिक मुद्रास्फीति 1973 में 23%, 1974 में 30% के कारण लोगों में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। न्यायिक संघर्ष। गोरखनाथ मामला 1967 संसद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया। गोरखनाथ मामला 1967। केशवानंद भारतीवाद 1973 मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे संवैधानिक संशोधन द्वारा रोक लगी। आपातकाल के दौरान विधिक और संवैधानिक परिवर्तन। आपातकाल में प्रावधानों का प्रयोग। अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन और संचरण करने के अधिकार को निलंबित करता है। अनुच्छेद 359
अनुच्छेद 14 और 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 के अनुपालन को निलंबित किया गया। संवैधानिक संशोधन। मुख्य संवैधानिक संशोधन 38वां संविधान संशोधन 1975 आपातकाल संबंधी घोषणाओं को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। 39वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 व्यापक संशोधन प्रस्तुत किए गए। चुनाव याचिकाओं पर न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। राज्य संबंधी विषयों पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई, जिससे शासन का केंद्रीकरण हुआ। संसद को बिना न्यायिक समीक्षा के संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को न्यायिक जांच से सुरक्षित किया गया। एडम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद 1976 सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय में कहा कि आपातकाल के दौरान बिना मुकदमे की हिरासत कैद थी। अनुच्छेद 21 निलंबित था, इसे उल्लंघन के लिए कोई राहत उपलब्ध नहीं थी। आपातकाल के बाद किए गए सुधार में 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रीय आपातकाल के आधार को आंतरिक अशांति में बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, ताकि आपातकाल लगाने के कारणों को सीमित किया जा सके। आपातकाल घोषित करने के पूर्व कैबिनेट की लिखित सिफारिश के अनिवार्य कर दिया गया। संसद और राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 मीडिया की सुरक्षा अनुच्छेद 361 ए जोड़ा गया। मीडिया की सुरक्षा अनुच्छेद 361 ए जोड़ा गया, जिससे पत्रकारों को विधायी कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने पर संरक्षण प्राप्त हुआ। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार पुनः स्थापित किए गए, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की न्यायिक समीक्षा की भी शामिल थी। केंद्र की शक्तियों पर नियंत्रण। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, बजाय विशेष परिस्थितियों के। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 में संशोधन किया गया, जिससे अयोग्यता संबंधी निर्णय निर्वाचन आयोग के सुझाव पर आधारित किए गए। सहाय आयोग 1970 आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों की जांच के लिए गठित किया गया। सहाय आयोग मुख्य निष्कर्ष अधिकारों का व्यापक उल्लंघन, अवैध हिरासत, जबरन नसबंदी, पत्रकारिता पर सेंसरशिप, मीडिया की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध, आपातकाल संबंधी प्रावधान और संवैधानिक प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान और संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक शामिल है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन 365 केंद्र द्वारा किए गए निर्देशों के अनुपालन और उन्हें उल्लंघन लागू न करने पर राष्ट्रपति शासन 365 के तहत भी है। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया। 1962 चीन युद्ध, 1971 बाह्य आक्रमण और 1975 आंतरिक अशांति, बांग्लादेश युद्ध। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव में मौलिक अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19
निलंबित हो जाता है। नागरिकों की मनमानी, गिरफ्तारी, हिरासत का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि 1975 के आपातकाल में स्पष्ट है। अनुच्छेद 358 और 59 अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देते हैं। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, केंद्र सरकार के व्यापक और लगभग नियंत्रित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामान्य संस्थागत नियंत्रण को दरकिनार कर सकते हैं। कार्यपालिका संसद को दरकिनार करते हुए अध्यादेशों के माध्यम से कानून निर्माण कर सकती है। संघीय ढांचे का उल्लंघन, केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्र के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना आसान हो जाता है। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लोकसभा की अवधि का विस्तार कर सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिससे चुनावी जवाबदेहिता कमजोर होती है। न्यायपालिका की भूमिका में कमी, आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा सीमित हो जाती है। 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक स्तर पर कार्यात्मक निर्णयों को स्वीकार किया, जिसमें मूल अधिकारों की सुरक्षा कमजोर पड़ गई। आपातकाल के प्रकार में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति आपातकाल 356 और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति घोषित करेंगे। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, अन्यथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित करेंगे। वित्तीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति घोषित करेंगे। घोषणा का आधार राष्ट्रपति आपातकाल में युद्ध, बायाकमर, सशस्त्र विद्रोह, पहले से आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह जो पहले आंतरिक अशांति था, उसके आधार पर। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर या वित्तीय आपातकाल भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख का खतरा होने पर। संसद का अनुमोदन राष्ट्रपति शासन में दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन में दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत अनुमोदन आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल में दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत आवश्यक है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत दोनों सदनों में। अनिश्चित अधिकतम अवधि राष्ट्रपति आपातकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल प्रत्येक 6 माह में संसदीय अनुमोदन के जरिए अनिश्चित काल तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन के अधीन। और वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक संसद द्वारा एक बार अनुमोदन के बाद समाप्ति की घोषणा तक लागू रहेगा। समाप्ति की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति इसे किसी भी समय घोषणा द्वारा समाप्त कर सकते हैं। यदि लोकसभा इसे जारी रखने में अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित करती है, तो राष्ट्रपति इसे समाप्त करना अनिवार्य है। यह सुरक्षा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई। सामान्य बहुमत से लोकसभा स्वीकार करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो राष्ट्रपति को समाप्त करना अनिवार्य है। इसे समाप्त करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसी भी समय इसे राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी घोषणा संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति किसी भी समय इसे समाप्त कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और न्यायिक समीक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, विशेष रूप से ये देखने के लिए आधार वैध है या नहीं। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाए जाने पर वैधता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और वित्तीय आपातकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा लागू होती है कि घोषणा वैध आधारों पर लागू की गई है। अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण और 1975 आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति शासन कई बार लागू हुआ, विशेषकर 1970 और 1980 के दशक में। उदाहरण पंजाब में 1987 से 92 तक। और वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू ही नहीं हुआ। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ
हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने न्यायालय की स्थापना के बाद 16वें राष्ट्रपति के संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सलाह दी। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 का आह्वान करते हुए उच्चतम न्यायालय को 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर एक सेट संदर्भित किया। प्रश्न मुख्य रूप से अनुच्छेद 201 के तहत राज्य विधेयकों को अनुमति देने में राज्यपालों तथा राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है एवं क्या अदालतें समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं कि जब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रश्न है तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णयों से प्रभावित था। राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न भेजे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 11 के उत्तर दिए। 3 प्रश्नों को अप्रासंगिक घोषित कर दिया गया क्योंकि वे प्रक्रियात्मक तकनीकों या व्यापक संवैधानिक व्याख्याओं जैसे मुद्दों संबंधित थे जो वर्तमान विवाद से उत्पन्न नहीं हुए। यह अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के तहत किया गया। राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। राष्ट्रपति का संदर्भ एक संवैधानिक सलाहकार उपकरण है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक संवाद को सक्षम बनाता है। यह प्रतिकूल मुकदमों या वादों की आवश्यकता के बिना प्रमुख संवैधानिक अनिश्चितताओं को हल करने में सहायता करता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सार्वजनिक महत्व के मामलों या तथ्य संबंधी प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित कर सकते हैं। इस मामले में सार्वजनिक महत्व का विषय सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकते हैं या उन्हें देने से इनकार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143(2) संविधान पूर्व संधियों या समझौता के संबंध में विवादों पर न्यायालय को मत देना चाहिए। इस मामले में संविधान पूर्व संधि में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है। न्यायालय को पूर्व संधियों समझौते संबंध में विवादों पर अपनी सलाह देनी ही होगी। अनुच्छेद 145 किसी भी राष्ट्रपति के संदर्भ में सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ की जानी चाहिए। राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। वर्तमान संदर्भ कानूनी प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शक्तियों तथा जवाबदेही को स्पष्ट करता है। दायरा और प्रकृति। इनका उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्पष्ट विधिक उदाहरण नहीं होता। एक संदर्भ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। उच्चतम न्यायालय की राय सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती और कोई भी मूल आधारभूत प्रश्न प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं होता है। फिर भी जब यह उच्च आधिकारिक महत्व रखता है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। केवल एक बार खारिज किया गया राम जन्मभूमि संदर्भ 1993 में ऐतिहासिक उत्पत्ति अनुच्छेद 143 भारत के शासन अधिनियम 1935 की धारा 213 कैसे विकसित हुई है। भारत शासन अधिनियम 213 से विकसित हुई है। अनुच्छेद 143 जिसमें गवर्नर जनरल को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों संघीय न्यायालय में भेजने की अनुमति दी थी। अन्य देश में कनाडा सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम न्यायालय की सलाह नहीं देता है। शक्तियों का कठोर पृथक्करण है। यूएसए में शामिल प्रमुख संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 200 यह राज्यपाल की शक्तियों को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्तियों को रेखांकित करता है जिसमें सहमति देना, सहमति रोकना या राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना शामिल है। अनुच्छेद 201 जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो सहमति देनी होती है या रोकनी होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति 142 में उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति जिसके तहत वह अपनी
जिसके तहत वह अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित करता है। उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, जिसके तहत वह अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिक्री आदेश जारी करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत वर्तमान संदर्भ राष्ट्रपति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण में 14 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए सहमति देने हेतु समय सीमा निर्धारित कर सकता है, जबकि संविधान में कोई समय सीमा उल्लेख नहीं है। किसी विधेयक के कानून बनने से पूर्व राज्यपाल या राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की सीमा। विधेयकों पर सहमति के संबंध में अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 201 के तहत शक्तियों का विस्तार। संवैधानिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 142 की शक्तियों का किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। किसी विधेयक के कानून बनाने की प्रक्रिया में क्रमानुसार शक्तियाँ। संदर्भ का महत्व। मूल्यांकन में देरी को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच बढ़ता राजनीतिक संघर्ष। सुचारू संघीय कार्यों समय पर कानून निर्माण के लिए स्पष्ट मानदंडों की आवश्यकता है। राजनीतिक कारणों से संवैधानिक पदों के दुरुपयोग को रोकना। स्पष्टता प्रदान करने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय की सलाह मांगते हैं तो उत्तर देना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। एक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संवैधानिक संवाद सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में भ्रम से बचाता है। राष्ट्रपति संतुष्ट थे कि सार्वजनिक विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया गया है। संवैधानिक कामकाज की स्पष्टता प्रदान करना न्यायालय का संस्थागत उत्तरदायित्व है। संदेह उत्पन्न होने पर न्यायालय को संवैधानिक संस्थाओं की भूमिकाओं को और शक्तियों को स्पष्ट करना चाहिए। अनुच्छेद 143 न्यायालय को संविधान के संबंध में सलाह देने के लिए अधिकृत करता है। न्यायिक औचित्य के लिए सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भ को संबोधित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दुर्भावना मेलफाइड के आरोप तर्कहीन है। पिछले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं कि रखरखाव की चुनौतियां अनुच्छेद 143 के संदर्भ में नहीं रोक सकते हैं। विगत राष्ट्रपति संदर्भ के प्रमुख उदाहरण में 1951 में दिल्ली कानून अधिनियम में 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला 1974 में राष्ट्रपति चुनाव मामला अनुच्छेद 1978 न्यायिक विशेष न्यायालय विधेयक 1998 में तीसरा न्यायाधीश मामला न्यायिक नियुक्तियां अनुच्छेद 2012 में प्राकृतिक संसाधन आवंटन 2G स्पेक्ट्रम विवाद। कुल वर्तमान संदर्भ से पूर्व 1950 से अब तक 15 संदर्भ सामने आए हैं। 11 प्रमुख प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण। प्रश्न अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। राज्यपाल के पास केवल 3 संवैधानिक रूप से स्वीकृत विकल्प हैं। विधेयक पर सहमति देना, सहमति रोकना, टिप्पणी के साथ विधेयक वापस करना, धन विधेयक को छोड़कर। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की विचारार्थ विधेयक को संरक्षित करना। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक रोके रखने या मौन बनाए रखने जैसे नए विकल्प निर्मित नहीं कर सकते हैं। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हालांकि राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 200 सीमित विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक
इस विवेक का उपयोग राजनीतिक राजनीतिक वीटो के रूप में विधायी प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक देरी संवैधानिक योजना को विकृत करती है। क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत संवैधानिक विवेक न्याय संगत है? राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णय की सामग्री या गुण दोष न्याय संगत नहीं है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णय की सामग्री या गुण दोष न्याय संगत नहीं है। न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक स्वायत्तता और जवाबदेही के मध्य संतुलन सुनिश्चित करती है। अनिश्चितकालीन निष्क्रियता के मामले में न्यायालय परमादेश मैंडेटस जारी कर सकती है, जो राज्यपाल को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देती है। क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में अनुच्छेद 361 न्यायिक समीक्षा के लिए एक पूर्ण रोक है? अनुच्छेद 361 न्यायिक कार्यवाही में राज्यपाल की व्यक्तिगत जवाबदेही के संबंध में न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित राज्यपाल की व्यक्तिगत जवाबदेही के संबंध में न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। क्या अनुच्छेद 200 के तहत समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? संविधान समय सीमा पर जानबूझकर मौन है। न्यायालय निश्चित समय सीमा निर्धारित करके इस मौन को समाप्त नहीं कर सकता। हालांकि उचित समय रीजनेबल टाइम एक संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है। यदि उस अपेक्षा का उल्लंघन होता है तो न्यायालय इसे हस्तक्षेप कर सकता है। क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्याय संगत है? राज्यपाल के संबंध में अपनाए गए तर्क के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति भी न्याय संगत नहीं है। क्या अनुच्छेद 201 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति को समय सीमा से बाध्य किया जा सकता है? राज्यपाल के संदर्भ में बताए गए समान कारणों से राष्ट्रपति को भी न्यायिक रूप से निर्धारित समय सीमा से बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि जब कोई विधेयक आरक्षित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सलाह मांगे? नहीं है। राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन पर्याप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगना पूरी तरह से विवेकाधीन है। क्या अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्याय संगत हैं? अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्याय संगत नहीं है। न्यायालय के किए गए किसी भी विधेयक को कानून बनाने से पूर्व उस पर न्यायिक निर्णय लेना अस्वीकार है। क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और न ही यह विधेयक की मानी गई सहमति डीम्ड एसेंट की अवधारणा की अनुमति देता है। क्या राज्य विधेयिका का द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू है? राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति विधि या तत्संबंधी किसी भी प्रश्न को उत्पन्न हो सकता है या सार्वजनिक महत्व पर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। मामले पर विचार करने के बाद न्यायालय यदि आवश्यक हो तो सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी सलाह प्रदान करेगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के प्रावधान के बावजूद किसी प्रमुख विवाद को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। न्यायालय जब मामले पर
विचार करेगा और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा। अनुच्छेद 131 ये निम्नलिखित विवादों पर उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक दूसरे राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि किसी विवाद में किसी कानून के अधिकार के अस्तित्व या विस्तार के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। जहां अनुच्छेद 131 भारत सरकार और राज्यों के बीच के विवादों में उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह के लिए न्यायालय को कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा संदर्भित करने हेतु व्यापक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें अनुच्छेद 131 के दायरे में आने वाली सभी मुद्दे भी शामिल हैं। लद्दाख का राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग। पिछले कुछ समय में लद्दाख में विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गए, जिसमें प्रदर्शनकारी लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल होने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दो प्रमुख नागरिक समाज संगठन द्वारा किया जा रहा है। लेह एपेक्स बॉडी LAB जो बौद्ध बहुल लेह का प्रतिनिधित्व करती है, तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA जो मुस्लिम बहुल कारगिल का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न असहमतियों के बावजूद ये क्षेत्र कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अधिक राजनीतिक स्वायत्तता के लिए चार सूत्री एजेंडे पर सहमत है। 3 जून 2025 को केंद्र सरकार ने व्यापक मांग के बावजूद छठी अनुसूची का दर्जा देने के बजाय अनुच्छेद 240 के तहत लद्दाख के लिए कुछ विनियम रेगुलेशन जारी किए। लेह एपेक्स बॉडी LAB की 4 सूत्रीय एजेंडा में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, विधायी शक्तियों और सुशासन की बहाली, छठी अनुसूची की सुरक्षा, आदिवासी पहचान की सुरक्षा, 90% ST आबादी रहती है, भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगारी से निपटने के लिए पृथक लोक सेवा आयोग, प्रतिनिधित्व में 2 लोकसभा सीटें लेह और कारगिल प्लस 1 राज्यसभा सीटें। सरकार द्वारा सूचित विनियमन में लद्दाख आधिकारिक भाषा अधिनियम 2025। यह विनियम अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में नामित करता है। क्षेत्र की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए शीना, ब्रोकस कैट, बाल्टी और लद्दाखी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन अधिनियम 2025 आरक्षण की सीमा लद्दाख में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए 85% आरक्षण की सीमा। EWS समावेशन, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% कोटे की कोटा जोड़ने के साथ सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण बढ़कर 95% हो गया है। गैर स्थानिक कोटा में गैर स्थानिक निवासी 5% रोजगार कोटे के पात्र हैं, जो कठोर शर्तों के अधीन हैं, जिनमें 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख में निरंतर 15 वर्षों तक निवास और लद्दाख से कक्षा 10 या कक्षा 12वीं की परीक्षा के साथ कम से कम 7 वर्षों की स्कूली शिक्षा शामिल है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संशोधन 2025 LHDC अधिनियम 1997 में संशोधन कर लेह और कारगिल की LHDC में रोटेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 सरकारी नौकरियों में अधिवास मानदंड और कुल आरक्षण 95% पहुंच गया। नए विनियमन की सीमाएं, संवैधानिक संरक्षण का अभाव, अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए कार्यकारी
नियम स्थायी नहीं होते हैं और केवल हैं और केंद्र द्वारा कभी भी बदले जा सकते हैं, जबकि छठी अनुसूची संवैधानिक रूप से गारंटीकृत है। भूमि सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति, गैर आदिवासियों द्वारा भूमि स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं होने से जनजाति परिवर्तन, पर्यटन के दबाव और पारिस्थितिकी प्रभाव संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। LAHDC प्रशासनिक निकाय बने रहते हैं जिसके पास विधिक निर्माण की शक्तियाँ नहीं हैं। यह विधायी स्वायत्तता में बाधा डालता है, जबकि छठी अनुसूची परिषदों के पास भूमि, जंगल, रीति रिवाजों का अधिकार होता है। छठी अनुसूची आधार और प्रकृति संवैधान छठी अनुसूची अनुच्छेद 242(2) के तहत लद्दाख स्वायत्तता पर्वतीय विकास परिषद LAHDC वैधानिक जम्मू कश्मीर अधिनियम 1995 के तहत संघराज्य क्षेत्र लद्दाख में क्षेत्र और संरक्षण में छठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 30 सदस्य होते हैं। इसमें छठी अनुसूची में 26 निर्वाचित 4 राज्यपाल द्वारा नामित। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में 30 सदस्य होते हैं और 26 निर्वाचित और 4 उपराज्यपाल द्वारा नामित। शक्तियों में छठी अनुसूची में विधायी शक्ति होती है, भूमि, वन, रीति रिवाज, न्यायिक शक्ति, ग्राम या जिला न्यायालय और कराधान की शक्ति होती है। वहीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में विकासात्मक और प्रशासनिक कोई न्यायिक शक्ति नहीं, सीमित वित्त अनुदान मुक्त अनुदान के लिए होता है। नियंत्रण में छठी अनुसूची में जनजाति पहचान और सुशासन की रक्षा राज्यपाल के अधीन होती है। वहीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में स्थानीय विकास और योजना केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के अधीन होती है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र की बात करें और छठी अनुसूची के क्षेत्र, 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में अंतर। क्षेत्र का अधिकार, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरिया में, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया। संस्थागत तंत्र में 5वीं अनुसूची जनजाति सलाहकार परिषदें होती हैं, छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं। मतलब 5वीं में सलाहकार परिषदें होंगी, छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदें या क्षेत्रीय परिषदें होंगी। निर्माण, 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। छठी अनुसूची में संविधान के द्वारा ही परिवर्तन होगा। शक्तियों का स्रोत में 5वीं अनुसूची में राज्य विधायिका से प्राप्त होती है शक्ति और छठी अनुसूची में संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। विधिक शक्तियों की प्रकृति की बात करें तो 5वीं अनुसूची सीमित शक्तियाँ प्रकृति में कार्यकारी, विधायी या न्यायिक शक्तियाँ नहीं होती हैं, जबकि छठी अनुसूची के क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। संविधान का प्रत्यायोजन, 5वीं अनुसूची में न्यायिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित राज्य कैबिनेट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वहीं छठी अनुसूची में मदों को एक लंबी सूची की व्यापक शक्तियाँ प्रत्यायोजित होती हैं। मदों की एक लंबी सूची में व्यापक शक्तियाँ प्रत्यायोजित होती हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं, राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत होती है। वहीं छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों तक सीमित होती है राज्य की शक्ति। विधायी शक्तियों में अनुसूची 5 में कर लगाने, संसाधन एकत्रण की कोई शक्ति नहीं है, सहायता, अनुदान, ग्रांट एड के कोई प्रावधान नहीं। लेकिन छठी अनुसूची में भू राजस्व और कर लगा तथा उन्हें एकत्र करते हैं, वित्तीय संसाधन एकत्रित कर सकते हैं। बजट निर्माण की 5वीं अनुसूची में अनुमति नहीं, लेकिन छठी अनुसूची में बजट निर्माण की अनुमति है। आय के स्रोत उल्लेख, 5वीं अनुसूची में नहीं, लेकिन छठी अनुसूची में आय के स्रोत उल्लेख है। न्यायिक शक्तियाँ 5वीं अनुसूची में प्रदान नहीं की गई, छठी अनुसूची में न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संदर्भित कोई विशेष संदर्भ नहीं। 5वीं अनुसूची को छठी अनुसूची का लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिला और क्षेत्रीय परिषदें लघु राज्य के रूप में संदर्भ है। और राज्य की भूमिका की बात करें तो 5वीं अनुसूची में वित्तीय सहायता प्रदान करना नैतिक कर्तव्य है। छठी अनुसूची में राज्य की भूमिका संसाधन एकत्रण के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त होती है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इन नियमों के पास संसद के अधिनियम के समान शक्ति, संसद के अधिनियमों के समान शक्ति मौजूदा
मौजूदा कानूनों में संशोधन करने या निरस्त करने की शक्ति होती है। भारत में परिसीमन संविधान प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का आदेश देता है। फिर भी दक्षिण राज्यों के विरोध का कारण 1976 से संसद की सीटों का आवंटन अपरिवर्तित बना हुआ है। परिसीमन से संवैधानिक प्रमुख संशोधन में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 6 मिलियन से कम आबादी वाले राज्यों को जनसंख्या आधारित परिसीमन से बाहर रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने किए बिना परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 2001 की जनगणना तक संसदीय और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को स्थायी कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 सीटों के आवंटन में बदलाव किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों में पुनर्समायोजन की अनुमति दी गई। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003-2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अनिवार्य किया गया, जिससे प्रति राज्य सीटों की संख्या में कोई बदलाव न हो। परिसीमन एक संवैधानिक जनादेश है जिसे नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर संसद में सीटों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों में सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना चाहिए। पूर्व परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार किया गया है: 1952, 1963, 1973 और 2002। विधायी ढांचा परिसीमन आयोग 1952 में अधिनियमित किया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाना होता है। अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। अनुच्छेद 171 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को इस तरह से निर्धारित करना होता है कि सभी सीटों की संख्या जहां तक व्यवहारिक हो समान रहे। आयोग को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करने का कार्य भी सौंपा गया है। परिसीमन अधिनियम 2001 सीमाओं में परिवर्तन 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में पुनः निर्धारित किया गया था। सीटों का आवंटन अपरिवर्तित सीमा परिवर्तनों के बावजूद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की संख्या पूर्ववत रही। परिसीमन आयोग को राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित तथा संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो भारत में निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसके आदेश कानून के समान शक्ति रखते हैं। इसके आदेशों को लोकसभा और संबंधित विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा इसमें कोई भी संशोधन करने की अनुमति नहीं है। मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी व्यक्तिगत संबंधी अधिकार में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों पर्सनालिटी राइट की रक्षा करते हुए एक आदेश पारित किया। मौलिक अधिकार भाग 3 में है विधि के समक्ष समता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, व्यक्तिगत संबंधी अधिकारों के बारे में नाम, छवि, आवाज़, समानता, भाव-भंगिमा, हस्ताक्षर, प्रसिद्ध कथन तथा विशिष्ट शैली या गुणों जैसे व्यक्तिगत गुणों के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार, जिसमें व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों हित शामिल होते हैं। संवैधानिक आधार ये अधिकार व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।
कौन है? विधि की स्थिति भारत में इन अधिकारों को किसी भी एकल विधि में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। घटक में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किसी व्यक्ति के निजी जीवन को बिना किसी सहमति के अनुचित हस्तक्षेप या प्रकटीकरण से संरक्षण प्रदान करता है। इसे आर राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 से मान्यता प्राप्त हुई है तथा न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 में इसका विस्तार किया गया है। उदाहरण के लिए किसी सामान्य नागरिक को निजी जानकारी का अधिकृत प्रकाशन रोकना या उसकी डिफेक्ट सामग्री बनाना है। प्रचार का अधिकार, राइट टू पब्लिसिटी, नाम, छवि या हस्ताक्षर जैसे व्यक्तिगत गुणों के व्यावसायिक सहयोग की रक्षा करता है। समर्थन, एंडोर्समेंट, माल, मर्चेंडाइज या विज्ञापन के लिए अनधिकृत उपयोग को रोकता है। इसे ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत कराए हैं। भारत में मृत व्यक्ति के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 कुछ मृत व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे महात्मा गांधी। दीपा जयकुमार बनाम एल विजयवाद 2019 में व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा और निजता केवल जीवन काल के दौरान ही मौजूद होते हैं तथा मृत्यु के बाद नहीं बने रहते। भारत में उत्तरदायित्व अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा, संविधान का अनुच्छेद 21 निजता और प्रचार के अधिकारों के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की रक्षा करता है। विधिक प्रावधान में कॉपीराइट अधिनियम 1957 धारा 38A और 38B सलाहकारों को उनके प्रदर्शन पर विशेष तथा नैतिक अधिकार प्रदान करता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 व्यक्तियों, विशेष रूप से प्रसिद्ध हस्तियों को उनके नाम, हस्ताक्षर, प्रसिद्ध कथनों, कैच फ्रेज को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 27 के तहत पॉशिंग ऑफ अपरिवर्तित ट्रेडमार्क के बिना भी गुडविल की रक्षा करता है और अनधिकृत व्यवसायिक शोषण को रोकता है। इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया, कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने का आदेश जारी किया, जो अंतिम अवस्था के रोगियों को सम्मानपूर्वक इच्छा मृत्यु का अधिकार देता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया प्रक्रिया, इसमें लाइफ सपोर्ट या ऐसे उपचार को हटाना शामिल है जो एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अंतिम अवस्था के रोगी, टर्मिनली इल पेशेंट, अर्हता, ऐसे रोगी जिनमें उपचार में सुधार की संभावना नहीं है या ऐसे लगातार वेजिटेटिव स्थिति में है, जो लगातार वेजिटेटिव स्थिति में है। शर्त है कि जब रोगी को जीवन रक्षा उपकरणों से लाभ प्राप्त नहीं होता तब यह लागू होता है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद 2018 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इस निर्णय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल्स के पालन को कठोर दिशा निर्देश के तहत वैध घोषित किया है। लिविंग विल किसी व्यक्ति का उन्नत चिकित्सीय निर्देश, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स बनाने का अधिकार, उसकी शारीरिक क्षमता और आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रमाण है। यह राज्य की मान्यता या कानून पर निर्भर नहीं करता है।
अनुच्छेद 21 और 22 एक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार प्रदान करना एक अनिवार्य संवैधानिक आधार है। इसे ना बताया अनुच्छेद 21 22 ए का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 21 और 22 अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता और अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। अनुच्छेद 21 ए अनुच्छेद 22 एक में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने से पहले से यथाशीघ्र उसके गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि से परामर्श और अपनी पैरवी करवाने का अधिकार है। चालू है, यहाँ तो चालू है, देखो पूरा चालू है। एयरटेल का नेटवर्क शायद नहीं अच्छे से आ रहा। मेरा देखो चालू है यहाँ से। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं चालू कर दिया हूँ। वो 5G नहीं दिखा रहा, मतलब एयरटेल कनेक्शन थोड़ा वो है, अभी वीक है, थोड़ा देर बाद सही हो जाएगा। डिजिटल पहुंच का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अमर जैन बनाम भारत संघवाद 2025 में निर्णय दिया कि समावेशी डिजिटल पहुंच राइट टू डिजिटल एक्सेस अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का भाग है डिजिटल पहुंच का अधिकार। डिजिटल पहुंच का अर्थ है यह लोगों को डिजिटल तकनीकों जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ने तथा उसकी उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। भारत में संवैधानिक आयाम इसे अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण लाभों तक पहुंच को सक्षम बनाता है। समानता का विचार संवैधानिक सार्वभौमिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल प्रणाली को विभिन्न क्षमताओं तथा परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ होना चाहिए। केवल समान पहुंच प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। वैधानिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2016 ने इंटरनेट तक पहुंच को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी। इससे पहले एस्टोनिया 2000 में, फिनलैंड 2009 में, कोस्टा रिका 2010 में मान्यता दी थी। महत्व है यह लाखों दिव्यांग भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है जो असुलभ डिजिटल अवसंरचना प्रणाली का सामना कर रहे हैं। यह भारत की प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कन्वेंशन UN CRPD तथा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रति सुदृढ़ करता है। ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल समावेशन एक संवैधानिक आवश्यकता है तथा यह आवश्यकता है दान या परोपकार का विषय नहीं है। इंटरनेट और डिजिटल अधिकार से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2020 इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत संरक्षित। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार और पेशे का अधिकार। फाहिमा सिरीन आर के बनाम केरल राज्यवाद 2019 इंटरनेट तक पहुंच निम्नलिखित अधिकारों का भाग होगा। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार। साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघवाद 2017 में अवैध ऑनलाइन विज्ञापनों को सक्रिय रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। साथ ही नागरिकों को सूचना तक पहुंच के अधिकार की पुष्टि की गई है। सुरक्षित और वाहन योग्य सड़कों का अधिकार। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित और वाहन योग्य सड़कों तक पहुंच का अधिकार को मान्यता दी। सुरक्षित और वाहन योग्य सड़क के अधिकार प्रकृति यह अधिकार मानव गरिमा सुरक्षा और दैनिक गतिविधियों से संबंधित है, जो नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न भाग है। संवैधानिक सुरक्षा यह अधिकार संविधान के
संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने माना कि असुरक्षित या खराब सड़कों की स्थिति सीधे इस अधिकार को प्रभावित करती है। राज्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे सड़क अवसंरचना का निर्माण, विकास, रखरखाव तथा इसे पूरी तरह से निजी संस्थाओं को न सौंप दे। संचरण की स्वतंत्रता, देश में किसी भी हिस्से में पहुंच और यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित है। व्यक्तिपूर्ण प्रतिबंधों के अधीन तथा यह राज्य को संरक्षित, सुलभ और विश्वसनीय सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने का अधिकार हेतु बाध्य करता है। अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत निर्णय का निर्णय उमरी पूफ प्रतापपुर यूपीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड MPRD के खिलाफ दायर अपील पर आधारित था। न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विशेष अवकाश याचिका स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण रूप से असीमित या निरपेक्ष नहीं है, जिसका उचित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। न्याय की प्राप्ति का अधिकार, राइट टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच का अधिकार, यह विधि के शासन का एक मुख्य तत्व है जो पारदर्शी निष्पक्ष विधिक प्रणाली सुनिश्चित करता है तथा नागरिकों के संवैधानिक और मानव अधिकारों की रक्षा करता है। सिद्धांत में इसमें शामिल है न्यायिक कार्यवाही तक पहुंच, निष्पक्ष सुनवाई, विधिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। संवैधानिक प्रावधान में प्रस्तावना यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल करती है। मौलिक अधिकार, संविधान में न्याय तक पहुंच का विशिष्ट मौलिक अधिकार संविधान में न्याय तक पहुंच का स्पष्ट अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष उल्लेख अनुच्छेद 13 कोई भी विधि जो भाग 3 के तहत सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष लाइट चली गई है। लाइट नहीं चली गई है तो वो 24 घंटे नहीं चला सकते। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता बिना किसी भेदभाव की विधिक सुरक्षा मांगने का समान अवसर सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को राज्य या अन्य संस्थानों द्वारा इसके अधिकारों के उल्लंघन सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के गठन के माध्यम से संस्थागत किया गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने के अधिकार देता है। जा सकते हैं नीचे किसी भी रूप पे नीचे वाले चल जाइए, मत पंखा चलेगा। पंखा नहीं चलाई है, नहीं लहसुन की उड़ गई होगा तो चला आ जाए। देख मेरे हाथ का चढ़ा हो जाए।